नमस्कार युवा साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में आपने अपनी तैयारी को बड़े सुनियोजित रूप से जारी रखा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी हेतु बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आते हैं और इन्हीं वीडियोस की कड़ी में आज हम भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण आधारशिला जिसे कहा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे कि हम प्रियम्बल भी कहते हैं, उस प्रस्तावना पर आज हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि जो वीडियो आपके लिए आज बनाया गया है वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। इस प्रस्तावना के वीडियो में हम पूरी तरह से एक एक टॉपिक के ऊपर बड़ी विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और हम बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जो हैं इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। साथियों, जैसा कि आप इस बोर्ड पर प्रस्तावना को लिखा हुआ देख पा रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे एक जानकारी साझा कर लूं। जैसा कि हमारे युवा साथियों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को आजादी मिली और उसके बाद 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन उससे पहले जब हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर पूर्णतः तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को अंगीकार किया गया और प्रतिवर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी बनाते हैं। इसलिए हम आगे पूरी बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आपको मैं पूरी जानकारी यहां से दे देता हूं कि किस प्रकार संविधान की प्रस्तावना से प्रश्न पूछे जाते हैं, कि कहां से कैसा प्रश्न आएगा। क्योंकि प्रस्तावना देखने में 7 से 8 लाइन की पंक्तियां मात्र ही नहीं है, यहां से बहुत बड़ी संख्या में और बहुत ही बढ़िया प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये 8 लाइनें हमें पूरी तरह से यहां से लेके टिल द लास्ट पॉइंट, यहां तक बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। हम एक बार में इसे याद नहीं कर सकते हैं, हमें बार बार प्रयास करने होंगे। आप एक काम करें, एक पेज पे डेली इसे लिख लीजिए या अपने फोन में फोटो खींच लीजिए इसकी, और जब भी आप घूमने जाएं या चाय वगैरह पिए, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिस समय आप दूसरा कोई पढ़ाई से जुड़ा काम नहीं कर रहे हैं, तो एक बार इसको अपनी आंखों से देख लीजिए और आप पाएंगे कि 5 से 10 दिनों के बाद में हमें यह प्रस्तावना जो है बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी। साथियों, ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में जैसा हम देख पा रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सम्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब यहां भी एक बहुत अच्छी ट्विस्ट आने वाली है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी जो 26 नवंबर की दिनांक है, जिस दिन संविधान को अंगीकार किया गया, उसे हम प्रतिवर्ष विधि दिवस के रूप में भी बनाते हैं। अब चर्चा करते हैं कि यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं, उसके बाद में हम इसकी और विस्तृत चर्चा जो है आगे जारी रखेंगे। देखिए, पहले क्या बनते हैं प्रश्न, यहां से बनता है कि जैसे पहली लाइन में आप देख पा रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये एक अपने आप में पूरी लाइन है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। एग्जामिनर क्या करेगा, 4 लाइनें ऐसी बनाएगा जिसमें क्या करेगा,
इन लाइनों में से कुछ चीजें आगे पीछे लिख देगा, जैसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य पहले लिख दिया, पंथ निरपेक्ष बाद में लिख दिया, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अंत में ले आया। और आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी पंक्ति जो है पूर्णतया सही है, तो आपको यह बात अच्छे से याद रख लेनी है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है। देखिए, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी यहां प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को कैसा न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो दूसरी जो बड़ी बात निकल कर आती है वो ये कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो साथियों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी कि 3 प्रकार के न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है। अब यहां भी देखिए वैसा ही होगा, या तो ये पूछ सकता है कि संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। या फिर ऐसा पूछेगा कि निम्न में से कौन से न्याय की बात जो है संविधान में नहीं की गई है या संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है, तो ऑप्शन 1 में वो सामाजिक लिख देगा, 2 में आर्थिक लिख देगा, 3 में राजनीतिक लिख देगा और 4 में कुछ और एक ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपका उत्तर क्या होगा कि ये तीनों तो हमारे सही होंगे और वो जो चौथा ऑप्शन दे रहा है वो हमारा गलत हो जाएगा। या फिर क्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को वो आगे पीछे सीक्वेंस में चेंज करता हुआ लिखेगा, जैसा कि हमने पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाले क्वेश्चन में देखा था। तो यहां भी क्या करेगा, आर्थिक को पहले रख देगा कभी, या कभी राजनीतिक को पहले रख देगा और 4 ऑप्शन बनाकर हमारे सामने वो प्रश्न को ले आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर अगली पंक्ति में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर देखिए एक और अच्छी बात आ जाती है कि वो ये प्रश्न पूछेगा आगे कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो हम देखिए काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में हमारे सामने 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो पहला प्रश्न तो हमारा यह हो गया कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात जो है संविधान की प्रस्तावना में कही गई है। अब फिर अगला प्रश्न कैसे बनेगा, सेम वैसा ही जैसा कि हमने इस पहली पंक्ति में और यहां देखा था। इन 5 को एक ऑप्शन में तो वो पूरा सही लिखेगा और 3 ऑप्शंस में क्या है वो गलत लिखेगा, कहीं अभिव्यक्ति आगे कर देगा, कहीं विचार पीछे कर देगा, या विश्वास को आगे ले आया, धर्म को अंत में ले गया। ऐसा करके 4 ऑप्शन बनाएगा और हमें एक सही ऑप्शन वहां से छांटना होगा। और जब हमें यह प्रस्तावना अच्छे से याद होगी तो निश्चित तौर पर फिर हमारा यह प्रश्न भी सही होने वाला है। फिर देखिए अगली पंक्ति में वो प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी समानता की बात करता है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता या समानता की बात की गई है, तो 2 प्रकार की हमारे सामने समता और की जो बात आती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कौन सी समता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है। अब आपसे वो प्रश्न पूछ लेगा कि कितने प्रकार की समता की बात की गई है, ऑप्शन दे देगा आपको 2, 3, 4 और 5 और हमारा उत्तर होगा 2 प्रकार की समता और निश्चित तौर पर हमारा उत्तर सही रहेगा। या फिर क्या करेगा वो, निम्न में से कौन सी समता की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है, तो प्रतिष्ठा और अवसर एक ऑप्शन में देगा, फिर अगले 3 ऑप्शन में कुछ अलग अलग ऑप्शंस जो है वो दे देगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की। अब फिर आगे देखेंगे हम व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब देखिए गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो बंधुता कौन सी होगी, व्यक्ति की गरिमा वाली, राष्ट्र की एकता वाली और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, यानी अखंड है, हम एक साथ एकजुट हैं, हम सभी भारतीय जो हैं, इस देश के जितने निवासी हैं, हम सब आपस के अंदर परिवार हैं, हमारी सनातन संस्कृति के हम एक अहम हिस्सा है और हम सभी जो हैं भारतीय हैं और हम जो हैं आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलकर रहते हैं।
तो यहां पर बंधुता की बात फिर उसने कर ली, वही गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता। ठीक है, यहां तक हम आ गए, यहां तक की सारी बात हमें पता चल गई। अब आगे बात करते हैं कि संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी, देखिए यहां दिनांक लिखा है तो हमें दिनांक की याद रखना है, तारीख शब्द को हमें याद नहीं रखना है। कि कई बार क्या होता है, हम अपनी नॉर्मल जानकारी के लिए हम तारीख रख लेते हैं, दिनांक लिखा है तो दिनांक याद करना है। और फिर ये चीज मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, प्रश्न पूछा गया है आरएस परीक्षा में कि कौन से संवत को जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंगीकार किया गया, तो वो था संवत 2006 विक्रमी। और सप्तमी थी, मार्गशीर्ष माह था, हिंदी महीने का मार्गशीर्ष माह था और उसकी शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। यानी कि हम जानते हैं कि प्रति माह जो है एक शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है, जो कि 15 दिन का होता है। उसी शुक्ल पक्ष के अंदर ये हमने सप्तमी के दिन इसको ग्रहण किया। और एक कृष्ण पक्ष होता है, नहीं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15-15 दिनों के दो होते हैं, 30 दिन का हमारा महीना माना जाता है। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि इस संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, दिनांक 26 नवंबर 1949 के दिन। अब देखिए यहां भी एक प्रश्न बनता है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इन शब्दों को भी 4 ऑप्शन में देगा और आपसे क्या करेगा, एक ऑप्शन में सही लिखेगा और बाकी ऑप्शन में कहीं अधिनियमित आगे कर दिया, अंगीकृत को पीछे कर दिया, आत्मार्पित को बीच में ले आया और इस प्रकार जो है वो प्रश्न यहां से पूछ लेगा। तो देखिए इतनी सी प्रस्तावना से हमारे सामने कितने प्रश्न बनकर आ रहे हैं, तो इन सभी को हमने याद रखना है। फिर जो 26 नवंबर की दिनांक है, इस दिन हम सभी भारतीय जो हैं वो विधि दिवस बनाते हैं। कौन सा दिवस बनाते हैं? विधि दिवस बनाते हैं। अब हम साथियों आगे विस्तार से चर्चा करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकता है या कभी संशोधन हुआ है तो क्या संशोधन हुआ, कैसे हुआ और क्या शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। तो साथियों संविधान की प्रस्तावना में आज दिनांक तक एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है। और वो संशोधन कब हुआ? वो संशोधन हुआ साथियों 42वां संविधान संशोधन से। कौन सा संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन से जो है वो जो है संविधान की प्रस्तावना में चेंज हुआ। और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के अंदर जो है ये हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ। और इस संविधान संशोधन से हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो शब्द जोड़े गए वो कौन कौन से जोड़े गए? देखिए पहला शब्द तो ये जोड़ा गया, समाजवादी। ठीक, पहला शब्द कौन सा जोड़ा गया? समाजवादी शब्द जो है वो जोड़ा गया। फिर पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। कौन सा शब्द जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। उसके बाद देखिए हम आगे देखेंगे कि कौन सा शब्द जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया और वो शब्द है ये। यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कब संशोधन हुआ? एक बार संशोधन हुआ जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा हुआ। और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है ये शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 से। तो सभी साथी इस बात को याद रखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। और कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 से यह संशोधन हुआ और इससे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो यानी कि हम ये बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है।
अब हम आगे बात करते हैं कि क्या संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यायालय के वाद भी रहे हैं। तो साथियों 1960 का एक वाद है इन री बेरुबारी वाद। कौन सा वाद? इन री बेरुबारी वाद। ये जो वाद है साथियों, इस वाद के अंदर यह बात कहा गया कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का प्रेरणा स्रोत तो है लेकिन संविधान का अंग नहीं है। यानी कि इन री वेरुवारी वाद के अंदर क्या बात कही गई कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का प्रेरणा स्रोत तो है लेकिन संविधान का अंग नहीं है। और आगे कहा गया कि जहां कहीं भी संविधान की भाषा अस्पष्ट प्रतीत हो, संविधान की भाषा कैसी प्रतीत हो? अस्पष्ट प्रतीत हो, तो वहां संविधान निर्माताओं की भावना को समझने के लिए यह प्रस्तावना जो है वो सहायक है। यानी कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो आप एक बार पुनः इस बात को समझ लीजिए कि 1960 के इन री वेरुवारी वाद में यह बात कही गई कि जो प्रस्तावना है वो जो है संविधान का प्रेरणा स्रोत तो है लेकिन संविधान का अंग नहीं है। और जहां कहीं भी संविधान की भाषा जो है असंदिग्ध या अस्पष्ट प्रतीत हो तो वहां पर संविधान निर्माताओं की भावनाओं को समझने के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। 1960 का वेरुवारी वाद आपको पता लग गया होगा। अब साथियों हम जो है आगे जो अगला वाद है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अगला वाद कौन सा है। और अगला वाद जो हमारे सामने निकल कर आता है वो आता है 1973 का केशवानंद भारती का वाद। कौन सा वाद? 1973 का केशवानंद भारती वाद। 1973 का केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद। इस वाद में यह बात कही गई कि संविधान के अंदर प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का महत्वपूर्ण भाग है और संविधान की इस प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है लेकिन वो जो संशोधन होगा वो मूल ढांचे को छोड़कर होगा। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब बात आई कि मूल ढांचा क्या है। तो मूल ढांचा क्या है, इस पर यह निर्णय दिया गया न्यायालय द्वारा कि मूल ढांचे की जब जब बात आएगी तो उसे परिस्थितियों के अनुसार परिभाषित कर दिया जाएगा कि क्या संविधान का मूल ढांचा है और क्या नहीं है। तो एक बार पुनः हम कर लेते हैं कि 1973 का केशवानंद भारती वाद, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे को छोड़कर ही इसमें संशोधन हो सकता है। वेरुवारी वाद में यह कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती वाद में कहा गया कि संविधान का भाग है। याद रखना है केशवानंद भारती से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और दो ही प्रश्न मुख्यतः पूछे गए हैं कि केशवानंद भारती वाद कब का है, तो 1973 का है और इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। इसमें संशोधन भी किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे का ध्यान यहां पर रखना होगा। अब उसके बाद में एसआर बोम्बई वाद में जस्टिस रामास्वामी जी ने यह बात कही कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। कौन से वाद में? एसआर बोम्बई वाद में जस्टिस रामास्वामी जी ने यह बात कही कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। और उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में हिदायतुल्लाह जी जो उस समय के तत्कालीन न्यायाधीश थे, उन्होंने यह कहा कि संविधान की मूल आत्मा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल आत्मा है। यानी कि
हिदायतुल्लाह जी के समय गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, जिसका उत्तर मैं आगे आपको खुद ही दे दूंगा, कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किसे जो है संविधान की मूल आत्मा कहा है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किसे संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो इसका उत्तर छिपा है हमारे मूल अधिकारों के अंदर, जो कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच दिए गए हैं। और उन्हीं में से एक अनुच्छेद 32 में, जिसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, उसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने जो है संविधान की मूल आत्मा कहा है। अब उसके बाद में के एम मुंशी साहब पर आते हैं, जिन्होंने इस प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। के एम मुंशी साहब ने क्या कहा है? के एम मुंशी साहब ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। किसको? प्रस्तावना को जो है के एम मुंशी साहब ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। फिर संविधान से ही जुड़े हुए एक बहुत महान विद्वान सुभाष कश्यप जी ने यह कहा कि संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। संविधान क्या है? यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। और यदि प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। यानी एक लाइन में हम इस बात को कंप्लीट करेंगे कि सुभाष जी कश्यप ने यह कहा कि यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और यदि प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ा हुआ अट्टालिका है। ठीक है साथियों, आपको ये तमाम जानकारी जो है मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और ये जो प्रस्तावना है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी साथी मुझसे मेरे अनुसार ही वादा कर रहे हैं कि अगले हफ्ते तक इस प्रस्तावना को अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे। और मैंने आपको बड़े आराम से यहां से बता दिया कि कौन कौन से प्रश्न जो है प्रस्तावना से बनते हैं, और कैसे कैसे प्रश्न जो है वो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर यूं ही जारी रखें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, घबराएं नहीं, नियमित दिनचर्या को अपनी जो है जारी रखें, बढ़िया तरीके से अपने आप को मनोबल जो है उसको डिगने नहीं दें, और अच्छी तैयारी करें और मस्त रहें, बिंदास रहें। परम पिता परमेश्वर हमारी मदद करेंगे और हम निश्चित रूप से जो है अपनी प्रतियोगी परीक्षा में चयनित होंगे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।